नमस्कार। भारतीय राजनीति में ऐसे कम ही नज़ारे देखने को मिलते हैं जो जिनसे लगता है कि देश की राजनीति की दिशा बदलने की संभावना है। और ऐसा ही नज़ारा इधर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां ममता दी, जिनको हम सब बहुत प्यार दुलार से दी कह करके पुकारते हैं, ममता बनर्जी अपनी जी जान से लड़ रही हैं। और पश्चिम बंगाल का ये चुनाव उनके लिए करो या मरो की स्थिति तरफ की सरीखा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी जोशो खरोश के साथ इस बार नहीं तो आगे भी कभी नहीं की मुद्रा में लड़ रही है चुनाव। कहने को तो आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी विशाल विधानसभा में सिर्फ तीन सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2016 में इस बार ऐसा क्या क्रांति कर देगी जो जिससे वो सत्ता की होड़ में है, सत्ता की लड़ाई में है। जी हाँ, इस बार उसने ऐसा ही कर दिखाया। और खास तौर से 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद तो उसकी तूती बोलने लगी एक तरीके से। और आज की हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सीना चौड़ा करके ये दावा करती है कि पहले चरण में जहां 30 सीटों के चुनाव हुए थे, वहां वो 26 सीटों पर चुनाव जीत रही है। और ये दावा किसी स्थानीय नेता ने नहीं किया है, ये दावा किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। और इससे चिढ़ करके, मैं शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे चिढ़ करके ममता बनर्जी ने ये तक कहा कि 4 सीटें क्यों छोड़ दी भाई, 300 सीटें जीत लेते। प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि 66 वर्षीय ममता बनर्जी पहली बार शायद किसी ऐसे रणनीतिक घुमाव में फंसी हुई नजर आ रही हैं, जहां उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये योद्धा कहीं ऐसा तो नहीं गलती कर रहा है, कुछ उसने गलती कर दी है। और दूसरा चरण का चुनाव जहां से ममता दी चुनाव लड़ रही हैं नंदीग्राम से, वहां पर वो कहीं फंस तो नहीं गई हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि ममता दी पिछले 4 दिनों से, कल का दिन और बाकी है जब चुनाव होना है, वोटिंग पड़नी है, वहां पर डेरा डाले हैं। और ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात होती है कि किसी एक राजनीतिक दल की नेत्री या नेता सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 दिन तक लगातार रहे और बाकी जो 294 विधानसभाएं हैं उनके लिए उसकी वो फुर्सत ना निकाल पा रही हो। वो भी तब एक अकेला जिस पार्टी का नेता हो, ममता बनर्जी ही जिस पार्टी की सबसे बड़ी नेता हो, और वहां ये हालत हो। ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब है कि जिस तेजी से, जिस उत्साह से ममता जी ने कहा कि मैं भवानीपुर, जो उनके पहला विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ूंगी बल्कि नंदीग्राम से लड़ूंगी, और नंदीग्राम से भी एक, आप राजनीतिक भाषा में तो नहीं लेकिन भदेश भाषा में कह सकते हैं, बिल्कुल रणनीतिक तौर पे कम, लेकिन एक बस लड़ना है तो लड़ना है। और लड़ना क्यों है? क्योंकि सामने उनके अधिकारी शुभेंदु अधिकारी थे, जो उनके ही परिवहन मंत्री थे और बाद में उन्होंने पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। वो तो शुभेंदु अधिकारी से लड़ने के लिए ममता दी, जो एक सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी भवानीपुर की, वहां छोड़ करके यहाँ लड़ने चली आई। उनको लगा था शुरुआत में कि ये तो बहुत आसान सा मामला होने जा रहा है, आसान सी लड़ाई होने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ा, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी, प्रधानमंत्री से लेकर के लगभग हर केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के शामिल हैं। योगी जी तो आप जानते ही हैं, हम सबके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस समय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद किसी की भी ज्यादा पार्टी में चलती है तो तय है कि वो योगी आदित्यनाथ है। और जहां उनकी पूछ भी उसी तरीके से होती है, उनकी मांग भी उसी तरीके से लगातार रहती। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी घेराबंदी पश्चिम बंगाल में उनके लिए कर दी कि अब वो 5 दिन उन्हें वहां नंदीग्राम में रहना पड़ रहा है। तो जो ममता बनर्जी पिछले लगभग 45 साल थे, लगभग 45 साल थे राजनीति
में हैं, वो क्या पहली बार ऐसा गलत फैसला कर लिया है उन्होंने? ये एक सवाल राजनीतिक क्षेत्रों में हो रहा है कि कहीं ममता बनर्जी का ये फैसला गलत तो नहीं होने जा रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जितनी जुझारू रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने रणनीतिक गोलियां चली हैं, गोटियां चली हैं, वो अपने आप में कम नहीं है। आप याद कीजिए ममता बनर्जी को, वो ममता बनर्जी जो 75 में जो जिसका पहला जितने अपनी मुठभेड़ ही जयप्रकाश नारायण से ली और उनकी कार के आगे नाश किया था। फिर उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल की कांग्रेस की बनी और धीरे 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 सबसे कम उम्र में वो सांसद भी बन गई थी वहां से। और उसके बाद सिर्फ एक बार चुनाव 84 के बाद 89 में जो कांग्रेस की विरोध में हवा जो चल रही थी उसमें जरूर बह गई, लेकिन पहली बार भी उन्होंने किसी गैर नामी आदमी को नहीं हराया था, सोमनाथ दा को हराया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ममता बनर्जी उसके बाद लगातार 6 बार सांसद रही, एक बार और मिला लीजिए 7 बार सांसद रह चुकी हों उस ममता बनर्जी के। और उस ममता बनर्जी थे जिसने कांग्रेस से लोहा लेकर के आज से लगभग 22 साल पहले 98 में अपनी तृणमूल कांग्रेस बना ली। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने कांग्रेस को डिसलॉज जिसे कह सकते हैं, बेदखल कर दिया पश्चिम बंगाल से, और तृणमूल कांग्रेस आ गई। और आलम ये हुआ कि उन्होंने कई रणनीतिक गुटियों के साथ किया, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, उसकी मंत्री बनी, और कभी वो नरसिंह राव मनमोहन सिंह की सरकार में भी उन्होंने अपना मंत्री में रही, शामिल रही वो वहाँ। लेकिन वहाँ से हटते हटते जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल चल रहा था तो कांग्रेस के साथ फिर से हो गई, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आ गई अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में। लेकिन दोनों ही जगह कोई बहुत ज्यादा समय तक उन्होंने नहीं गुजारा, 1.5 साल रही वहां पर, और फिर उसके बाद में एक इस राज्य की राजनीति में आ गई और उन्होंने उस सरकार को हटा के सत्ता ग्रहण की आज से मतलब 2011 में, जब वहां पर वामपंथियों का बोलबाला था। वामपंथी 34 साल थे सत्ता में थे और उनको हटा के धूल दूषित कर दिया उस ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी कभी राष्ट्र की राजनीति में रही हैं, कभी राष्ट्रीय राजनीति में इच्छुक रही हैं, और जब खास तौर से नरेंद्र मोदी का नाम आया राष्ट्रीय क्षितिज पर तो उनकी भी इच्छा यही रही कि वो राष्ट्रीय राजनीति में रहें, लेकिन फिर बार बार वो कदम पीछे हटाती रही। और उन्होंने पहले ही कार्यकाल में बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया वामपंथियों को, कांग्रेसियों को। भारतीय जनता पार्टी तो तब थी ही नहीं एक तरीके से पश्चिम बंगाल में। दूसरे दौर में भारतीय जनता पार्टी भी कोई खास नहीं कर पाई थी, सिर्फ 3 सीटें ले गई थी, लेकिन वामपंथियों और उन सबको हटा के 200 से ज्यादा सीटें पा करके वो प्रचुर मात्रा में सीटें ला करके लंबा चौड़ा बहुमत लेकर के सदन में बैठी। लेकिन इस बीच में उनके ऊपर कई आरोप लगते रहे, उन पे तुष्टीकरण की नीति को लेकर के काफी आरोप रहे, और यही ऐसी चीज थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना भुनाया और आगे बढ़ती गई। पहले तो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत हल्के से लिया, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। खासतौर से 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद तो ऐसी कतई नहीं बनती है स्थिति कि ममता बनर्जी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हल्के ले सकें। 2019 के बाद में पश्चिम बंगाल में जो बदलाव हुआ और जो वहाँ पे राजनीतिक पर्यवेक्षक जो वहाँ हैं वो देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने देखा ममता बनर्जी उस 19 की हार के बाद, हार इन द सेंस क्योंकि लोकसभा की सीटों में आधी सीटों पर लगभग 18 सीटों पर, आधी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आधी से थोड़ी कम पर भारतीय जनता पार्टी जब आ गई तो उनकी आंखें खुली और उसी दिन से वो एक तरीके से राज्य की राजनीति में उन्होंने अपना फिर एक रौद्र रूप दिखाते हुए अपना पूरा जिस बड़ी तैयारी के साथ में सामने आई, और खासतौर से एक चुनावी विश्लेषक रणनीतिक प्रशांत किशोर के साथ में मिलकर के जो उन्होंने काम करने की कोशिश की, गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की, खाना 5 रुपए में खिलाना शुरू किया और बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि अच्छी खासी चीज जब चल रही हो
तो क्या जोश में होश तो नहीं खो दिया उन्होंने, ममता बनर्जी ने? नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला उनका क्या बहुत आगे तक उन्हें ले जाएगा या पीछे खींचेगा, ये एक सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात में तो कम से कम सफलता मिल ही गई है कि उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में घेर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की वजह से वहां पर जिस शुभेंदु अधिकारी, जो ममता के पहले सहायक रहा करते थे, 2 बार विधायक बने, सांसद भी रह चुके हैं, और वो जो है उन अच्छा उसका परिवार, अधिकारी बंधु का परिवार वहाँ, जिसकी नंदीग्राम में तूती बोलती हो, पिता सांसद है, एक भाई सांसद है, एक जो शुभेंदु है वो विधायक है, मंत्री है, तो उस जगह पर जाके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनौती लेने की मुद्रा के कारण, उनकी आदत के कारण वो वहाँ चली तो गई, लेकिन वहाँ वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो निकलना मुश्किल हो जाए। लोग यही सवाल उठा रहे हैं, जिस ममता के लिए जिन्हें अजय कहा जाता था, आज वो अजय की स्थिति नहीं है, और नंदीग्राम में अगर ममता फंस जाती तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में जीते हारे नहीं हारे, लेकिन अगर ममता को की छवि को कहीं टेंट पड़ गया तो ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी छवि की नुकसान होगा, खासतौर से तब जब भवानीपुर में जहां वो जीती थी पिछली बार, वहां उन्हें 65,520 वोट मिले थे, 47% का शेयर था, और नंबर 2 पे दीपा दास मुंशी थी, आपको याद होगा मुंशी की बेटियां हैं थी, और उन्हें 40,000 वोट के आसपास मिले थे। मेदिनीपुर में बहुत आसान जीत मानी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत सारा काम भी किया था, और ये माना जाता था कि उन्होंने वहां जिस तरीके का काम किया है उससे वो आसान जीत होगी। लेकिन वो जिद में, चुनौती देने की मुद्रा में, जो जिसके लिए ममता हमेशा से प्रसिद्ध रही हैं, वो वहां गई और वहीं पे सिर्फ अकेली सीट पे लड़ी। ये भी नहीं है कि 2 सीटों पे लड़ी, ये बात भी है कि वो अकेली सीट पे लड़ी है। और दूसरी तरफ उनके शुभेंदु अधिकारी हैं, जिसका पूर्वी मेदिनीपुर वगैरह पूरे जिस डिस्ट्रिक्ट में नंदीग्राम आता है, वहाँ पर पूरा उनका साम्राज्य चलता है, राज्य चलता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि शुभेंदु अधिकारी को जानते हैं आप कितने वोट मिले थे तब? पिछली बार 1,34,623 वोट मिले थे, और जबकि ममता बनर्जी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 65,000 के आसपास ही वोट मिले थे। वोट शेयर तो उनका वहां पर 47% था, और यहाँ अधिकारी का जो वोट शेयर परसेंट है वो 67% था, जिन्होंने 1,80,000 के आसपास वोटों से अपने निकटतम वामपंथी प्रतिद्वंदी को हराया था। और आप इसी से समझ सकते हैं कि अधिकारी ब्रदर्स का कितना जलवा। अधिकारी ब्रदर्स वहां पर बहुत सारा काम उन्होंने किया है, बहुत लोगों को पाला पोसा बड़ा किया है, उनके बहुत बड़ा काडर है उनका वहां पर। और अभी एक जो टेप आया है, वो टेप ने और बवाल कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी जो है वहां के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रलय लाल से फोन पे बात कर रही हैं। ऑडियो टेप रिलीज हो गया है, जिससे ममता बनर्जी की घबराहट का और पता लगता है, जिसमें वो उससे अनुनय विनय कह रही हैं कि मैं जानती हूं कि तुमसे कुछ शिकायत होगी तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम हमारे साथ काम करो, वगैरह वगैरह। तो ये टेप जब जारी हुआ उसके बाद तो तूफान सा मचा हुआ है, और अब ये लग रहा है कि हाँ, सचमुच ममता बनर्जी का दांव कहीं उलट पुलट तो नहीं वाला है। राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा माना जाना चाहिए कि ममता बनर्जी की जरूरत है, और ममता बनर्जी का वहां पर लड़ना और फंसना निश्चित रूप से बहुत ही अजीबोगरीब होगा, मुश्किल वाला होगा राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, और पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए भी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जितना बड़ा साम्राज्य बनाया है, जितनी बड़ी पार्टी बनाई है, जितना बड़ा दबदबा उन्होंने अपना कायम किया है, वो नंदीग्राम ऐसी सीट के आगे बहुत मुश्किल है उस दबदबे को खत्म करना। लेकिन अगर कहीं अगर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि कल यानी कि मंगलवार को जिस तरीके से वहां दोनों दलों के नेताओं ने, ममता बनर्जी की तो खैर रोड शो 2 बार हो चुके हैं, और कल ही आखिरी दिन अमित शाह का भी रोड शो हुआ, गृह मंत्री का और भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोनों के ही रोड शो बहुत शानदार थे, बहुत
भव्य थे, और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होने जा रहा है। ममता कैसे रहेंगी, कितना वोट परसेंटेज मिलेगा, कहाँ जाएंगी, जीतेंगी, हारेंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दबाव में निश्चित रूप से ममता हैं, और उनके वो हाव भाव, चेहरे की बातचीत, और जो इधर की उनके खिलाफ में चीज़ें आ रही हैं जिसमें ऑडियो टेप भी शामिल है, उससे निश्चित रूप से लगता है कि वो कुछ फंसी हुई सी लग रही है, और डेस्परेट है किसी भी तरह से कि चुनाव लड़ना और जीतना है। जीत पाती नहीं जीत पाती नहीं कह सकते, क्योंकि रोड शो के दौरान भी उनके रोड शो के दौरान काफ़ी भीड़ रही थी। और लेकिन भीड़ तो अमित शाह के रोड शो के दौरान भी रही थी। तो ये समझा जाना चाहिए कि नंदीग्राम में इस बार वोट थोक मात्रा में पड़ेंगे। पिछली बार 84% पड़े थे पहले चरण के चुनाव में, लेकिन दूसरे चरण में माना जाता है कि शायद हो सकता है या तो डर में बहुत लोग दुबक जाएं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के वोटरों को निकाल करके लाने में, वोट में डलवाने में लगे होंगे, और हो सकता है हिंसा भी खूब हो। तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी, पुलिस की व्यवस्था, सीआरपीएफ की व्यवस्था, अर्धसैनिक दलों की व्यवस्था के बाद भी हिंसा भी संभव है, और उसके बाद भी मेरा मानना है कि वोट खूब पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही दलों के लोग अपने अपने समर्थकों को ले जाएंगे बूथ पर। हो सकता है ये प्रतिशत 90 तक पहुंच जाए वोट परसेंट का, जो कि पहले दौर में 84% पड़ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। और अगर यहाँ नंदीग्राम का वोट परसेंटेज हमेशा बहुत ही मायने रखेगा इस बार कि कितने आगे तक ले जाता है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जिस तरीके से है, अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी आगे हैं, ममता बनर्जी का हाथ ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ता चला जा रहा है, ममता बनर्जी की सांसों को भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने थोड़ा थाम सा लिया। और ये अजीब और रोचक बात है कि एक राज्य की नेत्री को रोकने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लग रही है, और जैसे लग रहा है कि पूरे राष्ट्र का चुनाव सा होने जा रहा है। और ध्वनि आपको दिल्ली में या पश्चिम बंगाल के अलावा अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ से जो ध्वनि आती है वो बिल्कुल वैसे ही है। और भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता तो कम से कम यही दिखाती है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी इस चुनाव को किस रूप में आगे ले जा पाती हैं, वोटर नंदीग्राम में उनका कितना उनके साथ रहता है, और शुभेंदु अधिकारी जो हमेशा से उनके वहां पर पैरोकार रहे हैं, उनके साथ कैसे रहता है। आज की बातचीत सिर्फ नंदीग्राम तक ही सीमित रहेगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा और रोचक और सबसे हाल के वर्षों का सर्वाधिक चर्चित चुनाव क्षेत्र होने जा रहा है नंदीग्राम। जहां उसी नंदीग्राम में, उसी सिंगूर में, जहां कभी टाटा की फैक्ट्री जो लग रही थी ममता ने नहीं लगनी थी, तो आज तक नहीं लगी। विकास की बातें फिर कभी, लेकिन नंदीग्राम में किसका पसीना निकलेगा और कौन दूध से नहाएगा, ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। धन्यवाद।